इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। सत्रह सितंबर को डॉक्टर जॉन सीवर्ड अपनी डायरी में लिखते हैं, आज मैं डिनर के बाद लूसी की रिपोर्ट्स देखने बैठ गया। मुझे उसकी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने काम में लगा ही हुआ था कि मेरे स्टडी रूम का दरवाजा धड़ाम से खुला और मेरा वो लाइफ ईटर पेशेंट रेनफील्ड दौड़ते हुए अंदर आ गया। उसकी आंखों में हैवानियत मैं साफ देख पा रहा था। मैं उसके इस व्यवहार से काफी चौंक गया था, क्योंकि मैंने ऐसा उसे करते पहली बार देखा था। वो कभी कभी स्टाफ से थोड़ा बहुत लड़ता था, पर मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा खून करना चाहता है। एक ही पल में वो सीधा मेरे ऊपर झपटा। उसके और मेरे बीच में मेरी वो बड़ी सी स्टडी टेबल थी, जिसे उसने एक ही छलांग में कूद कर पार कर लिया। मैं अभी कुर्सी से उठ भी नहीं पाया था कि उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बनाया और खड़ा हो गया। उसने मेज पर पड़ा मेरा ही पेन उठाया और मुझे मारने की कोशिश की। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो पेन सिर्फ मेरी कलाई पर लगा, पर मेरी कलाई से काफी खून बह रहा था और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उसका ध्यान मुझ पर से हटकर मेरे हाथ से बहते खून पर जा चुका था। उसने तुरंत ही वो पेन छोड़ दिया और लपक कर जमीन पर पड़ा मेरा खून चाटने लगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा करते सिर्फ कुत्तों को देखा है, और वो भी खाने पर ना तो रेनफील्ड कुत्ता है और ना ही मेरा यह खून उसका खाना। उसकी इस हरकत को देखकर मुझे घिन आ रही थी। यह सब कुछ शायद 10 सेकंड में ही हुआ होगा और तब तक असाइलम का स्टाफ वहां आ चुका था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे उसकी सेल की तरफ ले जाने लगे, पर रेनफील्ड उनसे छूटने और बचे हुए खून को चाटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और जाते हुए वो चिल्ला रहा था, खून ही जिंदगी है, खून ही जिंदगी है। मेरा खून अभी भी बह रहा था और मुझे एक कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मुझे आराम की जरूरत है। एक अच्छी बात हुई थी कि मेरे पास प्रोफेसर वैन हेल्सिंग की चिट्ठी आई थी और मुझे सुबह ही उनसे मिलना है। इसीलिए मुझे आज रात आराम करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे लूसी के घर जाकर देखना है कि वो फूल और लहसुन अपनी सही जगह पर हैं कि नहीं। लूसी की डायरी, 17 सितंबर। मैं ये नोट इसलिए लिख रही हूं जिससे सब लोग इसे पढ़ लें और मेरी वजह से किसी परेशानी में ना पड़े। मैं इस नोट में जो जो भी लिख रही हूं, मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। पिछली रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कमजोरी से मर ही जाऊंगी और अभी भी मेरे अंदर लिखने की ताकत नहीं है। हमेशा की तरह मैं अपने समय पर ही सोने गई। मैं लेटे लेटे ही उन सफेद लहसुन के फूलों को देख रही थी और कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। मेरी नींद खिड़की पर होती पंख फड़फड़ाने की आवाज से खुली, पर इस बार मुझे उससे ज्यादा डर नहीं लगा। काश उस रात जॉन साथ वाले कमरे में होता तो मैं उसे बुला लेती, पर ऐसा नहीं था। मैं जितना जागने की कोशिश कर रही हूं, मुझे उतनी ही नींद आ रही है। मैं सोच रही थी कि अगर यहां कोई होता तो मैं उससे कुछ बातें ही कर लेती, और इसीलिए मैंने बाहर आवाज दी, कोई है क्या? पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे डर था कि कहीं मेरी मां की नींद न खुल जाए, इसीलिए मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। मुझे घर में से तो कोई आवाज नहीं आई, पर बाहर मुझे एक आवाज जरूर सुनाई दी। ये एक कुत्ते के हुआने की आवाज थी, पर यह बहुत ही गहरी और डरावनी थी।
मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा, पर मुझे वो दिखाई नहीं दिया। पर मुझे एक बड़ा सा चमगादड़ दिखा, बहुत बड़ा। शायद यही इतनी देर से मेरी खिड़की के आसपास मंडरा रहा था। मैं बिस्तर पर वापस आकर लेट गई, पर शायद मेरी माँ को पता चल गया था कि मैं उठ गई थी और वो कमरे में आ गई। वो मेरे पास ही कुर्सी डालकर बैठ गई, पर मैंने उनसे कहा कि ऐसे तो उन्हें ठंड लग जाएगी। मैंने उन्हें अपने साथ बिस्तर में लिटा लिया। वो मेरे साथ ही लेटी थी, पर उस चमगादड़ की खटपट से उन्हें कुछ डर सा लग रहा था। उसके बाद ही उस कुत्ते की आवाजें भी वहां गूंजने लगी। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से शांत कराया, पर उस शोर में भी उनके तेजी से धड़कते हुए दिल को मैं साफ सुन पा रही थी। तभी पता नहीं कहां से मेरी खिड़की से कुछ आकर टकराया और खिड़की का शीशा टूटकर बिखर गया। खिड़की के पर्दे से एक बड़ा सा काला भेड़िया मेरे कमरे में घुस आया। मेरी माँ की डर के मारे बुरी हालत हो गई थी और वो किसी भी तरह खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। इस हड़बड़ाहट में उन्होंने मेरे गले में पड़ी सफेद फूलों की माला को कसकर पकड़ लिया, जिससे वो टूट गई। मेरा ध्यान उस भेड़िए पर था जो कि जोरों से हुर्रा रहा था। अगले ही पल मैंने अपनी माँ को खुद पर गिरता हुआ महसूस किया। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हो रहा है। मुझे अपनी खिड़की से हजारों छोटे छोटे टिमटिमाते हुए जुगनू अंदर आते दिखाई दिए और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शायद मैं ज्यादा देर बेहोश नहीं रही थी, क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई थी और मेरे कानों में 50 रोते हुए कुत्तों की आवाज पड़ी। मैंने कमरे के तरफ आती मेड और नौकरों के कदमों की आहट को भी सुना। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूं। वो सब कमरे में आए और मेरी माँ को बिस्तर से उठाकर जमीन पर लिटा दिया। उन्होंने उनके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी। वो सब अंदर से बहुत ही डरे हुए लग रहे थे और मैंने उन्हें कह दिया था कि वो सब डाइनिंग हॉल में जाकर थोड़ी वाइन पिएं और खुद को शांत करें। मेरे गले की वो माला टूटी हुई थी, पर मैंने उन्हीं फूलों को अपनी माँ के मरे हुए शरीर पर रख दिया। मैंने नौकरों और मेड्स को आवाज दी, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर उन्हें देखने गई तो वो सब जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी सांसें चल रही थी, पर बहुत भारी। मैंने देखा कि दीवार पर आले में जिस बोतल में माँ की दवाई रखी होती थी वो खाली थी, यानी किसी ने उन सब को वाइन में वो दवा मिलाकर पिला दी थी। शायद कुछ नौकर अभी भी सो रहे थे, पर मुझे अपनी माँ के साथ बैठना था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं भेड़ियों और कुत्तों के रोने की आवाजें अभी भी सुन सकती थी, पर मेरी बाहर जाकर किसी को भी बुलाने की हिम्मत नहीं थी। ये नोट मैं अपने सीने से लगाकर रख रही हूं, ताकि अगर मैं मर जाऊं तो ये जॉन, आर्थर या फिर डॉक्टर वैन हेल्सिंग को मिल जाए। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है और शायद अब मेरा भी वक्त आ गया है। गुड बाय आर्थर। अगर मैं आज रात जिंदा बच गई तो तुमसे एक बार जरूर मिलूंगी, और अगर नहीं तो भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। 18 सितंबर, डॉक्टर जॉन सीवर्ट की डायरी। मैं प्रोफेसर वैन हेल्सिंग के कहने पर सुबह सुबह ही लूसी के घर पहुंच गया। मैं थोड़ा जल्दी चला गया था, इसीलिए मैं किसी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने 1-2 बार घंटी भी बजाई, पर कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया। ऐसा अमूमन नहीं होता था, क्योंकि घर के नौकर और मेड्स तो जल्दी ही उठ जाते थे। मैं काफी देर तक दरवाजे पर खड़े इन आलसी नौकरों को कोसता रहा, क्योंकि अब सुबह के 10 बज रहे थे। पर अब मुझे कुछ डर भी लग रहा था,
क्योंकि इस तरह का सन्नाटा मैंने लूसी के घर पर कभी नहीं देखा था। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि कहीं लूसी फिर से पहले की तरह कमजोर न पड़ गई हो या फिर कहीं कोई चोर घर में ना घुस आया हो। मैं घूमकर पीछे की तरफ देखने गया कि शायद मुझे कोई खुला हुआ दरवाजा या फिर टूटी हुई खिड़की मिल जाए, पर मुझे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। मैं घूमकर घर के बाहर की तरफ आया तो मुझे घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई दी और एक बग्घी वहां आकर रुकी। ये प्रोफेसर वैन हेल्सिंग थे। वो तेजी से घर की तरफ आए और मुझसे पूछने लगे, तुम अभी अभी आए हो क्या? लूसी कैसी है? या फिर क्या हमें बहुत देर हो गई है? क्या तुम्हें मेरा टेलीग्राम नहीं मिला? मैं उनके इतने सारे सवालों से अचंभे में था। मैंने कहा कि वो टेलीग्राम मुझे आज सुबह ही मिला है और वो मिलते ही मैं तुरंत यहाँ आ गया, पर मैं काफी देर से बाहर खड़ा हूँ। कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। वैन हेल्सिंग ने कहा कि लगता है हमें बहुत देर हो गई है। उन्होंने कहा कि शायद अब कोई दरवाजा नहीं खोलेगा और हमें खुद ही कुछ करना होगा। हम दोनों ही भागकर पीछे की तरफ गए और किचन की खिड़की की तरफ हमारा ध्यान गया। प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि हमें यहीं से अंदर जाना होगा। उन्होंने अपने बैग से एक स्टील की सर्जिकल नाइफ निकाली और बड़ी ही सफाई से खिड़की की कुंडी खोल दी। अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किचन से हम डाइनिंग हॉल में गए जहां 4 नौकर जमीन पर पड़े हुए थे। हमारे पास उन्हें उठाने और होश में लाने का वक्त नहीं था, क्योंकि हमने देख लिया था कि उनकी सांसें अभी चल रही थी और उस जहरीली दवा की बदबू हर जगह फैली हुई थी। हमारा ध्यान लूसी और उसकी मां पर था। हम लूसी के कमरे की तरफ बढ़े, पर हम 1-2 सेकंड बाहर ही खड़े रहे। प्रोफेसर ने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हम दोनों ही अंदर से थोड़ा हिले हुए थे। कांपते हुए हाथों से मैंने दरवाजा खोला और वो नजारा मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। अंदर कमरे में लूसी और उसकी मां दोनों ही थे। लूसी की मां की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर एक सफेद चादर पड़ी हुई थी जो शायद उस टूटी हुई खिड़की से आती हवा से पलट गई थी। उनके ऊपर लूसी के गले की माला के वो फूल रखे हुए थे। उनकी आंखें डर से फटी हुई थी और लूसी वो अपने बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके गले पर बने वो 2 निशान। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने बहुत बुरी तरह से छेड़ा था। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा। वो झुके और उन्होंने लूसी के सीने पर हाथ रखा, पर वो एक झटके से पलटे और कहने लगे कि अभी देर नहीं हुई है, जाओ जल्दी से कहीं से भी ब्रांडी लेकर आओ। मैं भागकर नीचे गया और ब्रांडी लेकर आया। प्रोफेसर भी तेजी दिखाते हुए ब्रांडी लूसी के होठों, उसके मसूड़ों और हथेलियों पर मलने लगे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जल्दी से जाकर उन नौकरों को जगाऊं। उन्होंने मुझे इसके लिए एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि मैं उनके चेहरे पर ढेर सारा पानी डाल दूं और अगर वो फिर भी ना उठें तो उनके मुंह पर गीले कपड़े से जोर से मारूं। इससे उन्हें कुछ चोट तो लगेगी, पर उनकी बेहोशी टूट जाएगी। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग के तरीके अजीब थे, पर मुझे भी कुछ और सूझ नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि जब वो जाग जाए तब उन्हें कुछ देर चिमनी के पास बिठाना, जिससे उनके शरीर गर्म हो जाए, और फिर उन सबसे गर्म पानी से नहाने को कह देना। बेहोश पड़े उन 4 नौकरों में 3 औरतें थीं, जो कि थोड़ी मेहनत के बाद ही होश में आ गईं, पर चौथी एक छोटी लड़की थी जिसकी उम्र 12-13 साल की रही होगी, और उस पर उस जहरीली दवा का असर सबसे ज्यादा हुआ था। उसे होश में लाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। मैंने उन्हें तुरंत ही ढेर सारा पानी गर्म करने के लिए कहा। हम सब लूसी को उठाकर बाथरूम तक लेकर आए और उसे गर्म पानी से भरे टब में सहारा देकर बिठा दिया। इन सब के बीच में किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक मेड भाग कर गई और देखकर वापस आई। उसने बताया कि एक आदमी आर्थर होमवुड का पैगाम लेकर आया है, पर सारे ही लोग लूसी की जान बचाने में लगे हुए थे
और हमारे पास उनसे मिलने का वक्त नहीं था। इसीलिए हमने उसे डाइनिंग हॉल में इंतजार करने को कह दिया। मैंने आज से पहले प्रोफेसर को इतनी शिद्दत से काम करते हुए नहीं देखा था। मैं हार मान चुका था क्योंकि मुझे लूसी के जिंदा होने के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। पर प्रोफेसर ने शायद ठान लिया था कि वो आज लूसी को मौत के मुंह से निकाल कर ही मानेंगे। उनकी मेहनत रंग ला रही थी और लूसी के दिल की धड़कन पहले से कुछ बेहतर हो गई थी। मेरी आंखों के सामने ही लूसी के सीने में कुछ हरकत हुई और उसने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग बिल्कुल उछल पड़े। उन्होंने कहा कि हम सब तुरंत ही लूसी के गीले शरीर को पोंछकर उसे एक गर्म कंबल में लपेटें और लूसी को एक अलग कमरे में बिस्तर पर लिटा दें। प्रोफेसर ने ब्रांडी की कुछ बूंदें लूसी के मुंह में डाल दी और उसके गले में एक रेशमी रुमाल बांध दिया। उन्होंने एक मेड से कहा कि जब तक वो ना कहें वो लूसी के पास ही बैठी रहे। इसके बाद वो मुझे लेकर बाहर आ गए। हम दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में गए जहां के पर्दे अभी भी उठाए नहीं गए थे। उस कमरे में रोशनी काफी कम थी। प्रोफेसर के चेहरे पर एक तनाव था। मैंने उनसे पूछा कि अब क्या, अब हमें क्या करना चाहिए। प्रोफेसर ने कहा कि हम दोनों ने अभी कुछ दिनों पहले ही लूसी को अपना खून दिया है और हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते। इतने में पीछे बैठा वो आदमी बोल पड़ा कि क्या वो कुछ मदद कर सकता है। उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम क्विंसी मॉरिस था और वो प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को पहले से ही जानता था। प्रोफेसर लूसी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और इसीलिए उन्होंने बिना देर किए क्विंसी को मना लिया कि वो अपना थोड़ा सा खून लूसी को डोनेट करे, नहीं तो लूसी का बचना बहुत मुश्किल था। क्विंसी खुशी खुशी तैयार हो गया। लूसी को खून चढ़ाने के बाद जब प्रोफेसर को यकीन हो गया कि लूसी अब जिंदा बच जाएगी, तब उन्होंने क्विंसी को कुछ देर आराम करने के लिए कह दिया। वो थोड़ी देर स्टडी रूम में अकेले ही बैठे रहे। जब मैं उनसे मिलने गया तो उनके हाथ में 2 कागज थे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये कागज उन्हें लूसी के कपड़ों में मिले थे जिसमें उसने अपना आखिरी पैगाम छोड़ा था। इस सब के बीच हम लूसी की मां के बारे में बिल्कुल भूल गए थे। उनका डेथ सर्टिफिकेट हमें ही बनाना था और उनके अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले ली थी। जाते वक्त मैंने क्विंसी से भी कह दिया कि वो आर्थर को लूसी की मां के बारे में बता दे, पर उसे लूसी के बारे में कुछ ना कहे। बाहर जाते हुए क्विंसी ने मुझे आवाज दी और कहा कि जब मैं वापस आऊं तो वो मुझसे कुछ देर अकेले में बात करना चाहता है। मैंने हाँ में सर हिलाया और चला गया। लूसी की मां के अंतिम संस्कार की तैयारी और बाकी कानूनी काम करके जब मैं वापस आया तो प्रोफेसर लूसी के पास ही बैठे थे। वो अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। मैं उनसे कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और मैं क्विंसी के साथ डाइनिंग हॉल में आ गया। क्विंसी मॉरिस एक बिजनेसमैन है और काफी होशियार भी। उसने मुझसे पूछा कि लूसी को हम लोग कितने दिनों से खून चढ़ा रहे हैं। मैंने जवाब दिया 10 दिन। इस पर क्विंसी बहुत ही हैरान था और साथ ही उसके एक सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने कहा कि जॉन, जरा सोचो कि 4 सेहतमंद लोगों का खून एक दुबली पतली लड़की को कम से कम 5-6 बार दिया जा चुका है और हर बार वो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाती है और लगभग मरने की हालत में पहुंच जाती है। अगर इतना खून किसी भी इंसान के शरीर में डाल दिया जाए तो वो किसी गुब्बारे की तरह फट जाएगा। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता? मैं डॉक्टर नहीं हूं जॉन, पर यह तो कॉमन सेंस की बात है। जरा सोचो, कहां गया इतना सारा खून? किसने निकाला लूसी के शरीर का इतना खून? क्विंसी धीमी आवाज में बोला। क्विंसी ने बात तो ठीक की थी, पर मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? क्या प्रोफेसर के दिमाग में भी ये बात नहीं आई होगी? मेरे सोचते सोचते ही क्विंसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा,
जो भी हो जॉन, तुम मुझे अपने साथ समझो। अब से मैं, तुम और प्रोफेसर एक टीम है। अगली सुबह लूसी सोकर उठी तो वैन हेल्सिंग उसके पास ही बैठे थे। उन्होंने लूसी का लिखा वो आखिरी पैगाम दोबारा उसके कपड़ों में वैसे ही रख दिया था, जिससे जागने पर वो परेशान न हो। पर लूसी ने एक रात पहले अपने सामने ही अपनी मां को मरते देखा था और उससे खुश होने या शांत होने की उम्मीद करना बेवकूफी थी। हमें देखते ही लूसी जोर जोर से रोने लगी। वो बिल्कुल बिखर गई थी। हमारी हमदर्दी उसके साथ थी, पर उससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला था। लूसी काफी देर तक अकेले बैठी रोती रही। 19 सितंबर की रात मैं और प्रोफेसर बारी बारी लूसी की निगरानी करते रहे। यहां तक कि क्विंसी भी रात में बार बार घर के अंदर और बाहर टहलता रहा। पर लूसी के साथ कुछ अजीब हो रहा था। रात में हमें वो जितनी तंदुरुस्त और मजबूत दिख रही थी, सुबह होते ही वो उतनी ही कमजोर हो गई थी। उसके अंदर चलने या फिर यहां तक कि बिस्तर पर उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। वो लगभग पूरा दिन ही सोती रही। प्रोफेसर ने दिन में सोते हुए उसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि उसके मसूड़े अब भी पीले पड़े हुए थे और थोड़ा सिकुड़ कर पीछे चले गए थे, जिससे उसके दांत और भी बड़े दिखने लगे थे। आज दोपहर लूसी ने आर्थर को बुलाने को कहा और हमने उसे टेलीग्राम भेज दिया। शाम 6 बजे आर्थर यहां आया। लूसी की इस कमजोर हालत को देखकर उसका गला भर आया। रात के 1 बजे तक हम सब लूसी के साथ ही रहे और वो बीच बीच में आर्थर से बात करती रही। पर जैसी उसकी हालत है, मुझे लगता है कि शायद कल से हमें उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 19 सितंबर को ही मीना की लूसी के नाम एक चिट्ठी उसके घर पहुंची। उसे लूसी की हालत का कोई अंदाजा नहीं था। उसने अपनी चिट्ठी में लूसी से उसका हाल चाल पूछा था और जोनाथन की सुधरती सेहत के बारे में भी बताया था। शादी के बाद उन दोनों को चर्च के लोगों ने ही पास एक कॉटेज रहने को दे दिया था। मीना को लूसी की मां की सेहत की भी काफी चिंता थी, पर वो लूसी और उसकी मां के साथ हुए हर हादसे से बिल्कुल अनजान थी। इस बीच 20 सितंबर को डॉक्टर जॉन सेवर्ट को अपने मेंटल असाइलम से एक चिट्ठी मिली, जिसमें उनका एक स्टाफ मेंबर लिखता है, डॉक्टर, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी, मैं अपनी शिफ्ट की सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। ये रिपोर्ट्स इस चिट्ठी के साथ ही रखी हुई हैं। हमारे हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी पर जो एक खाली मकान है, उस पर 2 लोग आए थे। उनके पास लकड़ी के कुछ बक्से थे जिन्हें उस मकान में रखना था। चूंकि उन्हें नहीं पता था कि वहां कैसे जाना है, इसीलिए हमें उन्हें वहां तक जाने का रास्ता दिखाना पड़ा। पर मुझे रेनफील्ड के बारे में आपको बताना ही होगा। वो बार बार अपनी सेल से भागकर उसी मकान में चला जाता है और उसे पकड़ने की कोशिशों में हमारे कई गार्ड्स को चोटें भी आई है। उस पर कभी भी एक जुनून सा सवार हो जाता है और वो ना जाने किस मास्टर की बातें करने लगता है। उसने उन दोनों कैरियर से भी झगड़ा कर लिया था और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी थी। वो हमें डराता है कि उसके मास्टर हम सबको एक दिन सजा देंगे और उनका कहर हम सब पर टूटेगा। जब भी वो इस तरह की हरकतें करता है, तब हमारे लंबे चौड़े कई गार्ड्स मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। हमने फिलहाल उसे एक स्ट्रेट जैकेट पहनाकर उसे उसकी सेल में बंद कर दिया है। वो दोनों लोग जो वहां बक्से रखने आए थे, मैंने उनके नाम पते लिखकर अपने पास रख लिए हैं। वो हैरिस एंड सन्स शिपिंग कंपनी के लिए काम करते हैं। कुछ और जरूरी बात होने पर मैं आपको दोबारा लिखूंगा। पैट्रिक हेनेसी। पिछले कुछ ही हफ्तों में लूसी, डॉक्टर जॉन, आर्थर होमवुड और वैन हेल्सिंग ने बहुत कुछ देखा और झेला था। उनके साथ बहुत तेजी से कई ऐसी चीजें हुई थीं जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी ने बहुत ही सधे हुए तरीके से यह सब किसी मकसद से किया था।
जैसे कि मीना ने जो चिट्ठी 18 सितंबर को लूसी को लिखी थी, उसमें उसने बताया था कि जॉनथन के बॉस मिस्टर हॉपकिंस की अचानक मौत हो गई थी। वो मीना और जॉनथन को अपने बच्चों की तरह मानते थे और अपनी सारी जायदाद वो जॉनथन के नाम कर गए थे। जॉनथन एक साधारण घर का लड़का था और उसने इतने पैसों का कभी सपना भी नहीं देखा था, पर अब वो इस जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ सा महसूस कर रहा था। 20 सितंबर को डॉक्टर जॉन सीवर्ड अपनी डायरी में लिखते हैं, आज की डायरी लिखते हुए मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं आर्थर और लूसी का चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। आज प्रोफेसर पूरा दिन लूसी के कमरे और घर की बाकी जगहों पर लहसुन के फूल ही लगाते रहे। उन्होंने लूसी के गले में जो रेशमी रुमाल बांधा था, वो भी लहसुन की महक से भरा हुआ था। पर लूसी के चेहरे में मैंने कुछ बदलाव देखे हैं, जिन पर वैन हेल्सिंग ने भी जरूर ध्यान दिया होगा। उसके कुछ दांत जरूरत से ज्यादा लंबे हो गए हैं और बहुत पैने भी। मैंने अपने करियर में सैकड़ों पेशेंट्स को देखा है, पर इस तरह के पैने दांत मैंने आज तक किसी और के नहीं देखे। सुबह हमने जब लूसी को नाश्ता दिया तो उसने खाने से बिल्कुल मना कर दिया। और एक अजीब बात है, रात में वो इन लहसुन की कलियों और फूलों से दूर भागती थी, पर दिन में वो हमेशा ही उन्हें अपने पास रखती है। शाम को जब लूसी आधी नींद की हालत में थी, तब प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्हें लूसी की जांच करनी होगी। हम दोनों ने बड़े ध्यान से लूसी के गले से वो रूमाल हटाया तो हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लूसी के गले से वो 2 चोट के निशान गायब हो चुके थे। उन्होंने मुझसे धीरे से कहा कि लूसी की जिंदगी का अंत पास आ चुका है, चाहे वो नींद में ये दुनिया छोड़े या फिर जागते हुए, वो समय नजदीक है। तुम आर्थर को बुलाकर एक बार उसे लूसी का चेहरा दिखा दो। मैं आर्थर को लेने गया, जो कि डाइनिंग हॉल में बैठा बस अपनी किस्मत को रो रहा था। मैंने जितना हो सके उतना नरम लहजे में उसे प्रोफेसर की डायग्नोसिस बता दी। आर्थर काफी हताश हो गया था और उसके घुटने जैसे कांप रहे थे। वो मेरे साथ कमरे में आया तो लूसी की नींद खुल चुकी थी। उसने आर्थर से कहा कि वो उसे किस करे। आर्थर भी दुखी मन से लूसी के चेहरे के पास झुका, मगर प्रोफेसर ने उसे उसकी गर्दन से पकड़कर पीछे धकेल दिया। वो जैसे आर्थर और लूसी के बीच में खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा। प्रोफेसर ये क्या कर रहे थे, और क्या उनमें इतनी ताकत है कि वो आर्थर जैसे किसी जवान इंसान को यूं ही धकेल देते? आर्थर को एक झटका लगा था, पर मेरा और प्रोफेसर का ध्यान लूसी के चेहरे की तरफ था। हमारे देखते ही देखते उसके वो पैने दांत छोटे हो गए और उसका मुंह बंद हो गया। लूसी ने फिर से आंखें खोली और वैन हेल्सिंग का हाथ पकड़ा। उसने प्रोफेसर से कहा कि उसके जाने के बाद वो आर्थर का ध्यान रखे। लूसी ने एक और बात कही। उसने प्रोफेसर को अपना सच्चा दोस्त कहा, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक हर संभव तरह से उसका ध्यान रखा था। प्रोफेसर ने आर्थर से कहा कि वो पास आए और लूसी के माथे पर किस करे, पर सिर्फ एक बार। लूसी की आंखें बंद हो गईं और कुछ ही देर में उसकी सांस चलना भी बंद हो गई। प्रोफेसर ने कहा, सब खत्म हो गया। मैं आर्थर को डाइनिंग हॉल में लेकर गया और उसे थोड़ी वाइन पीने को दी। आर्थर सुबक रहा था और वो सही मानसिक स्थिति में नहीं था। मैं वापस लूसी के कमरे में गया तो प्रोफेसर उसे देख रहे थे। लूसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, आखिर इस बेचारी लड़की को शांति मिल ही गई। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। पर प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, अभी नहीं जॉन,
अभी लूसी को शांति नहीं मिली है, ये तो बस शुरुआत है। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमने अगले दिन लूसी और उसकी माँ दोनों के ही कॉफिन तैयार किए। मैंने खुद ही सारी औपचारिकताएं निपटाई और लूसी का डेथ सर्टिफिकेट भी मैंने ही बनाया। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर न जाने क्यों वापस लूसी के घर चले गए। वो कह रहे थे कि उन्हें लूसी की डायरी ढूंढनी है। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी बाहरी के हाथ लगे। उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा कि लूसी के कॉफिन में उन्होंने कुछ लहसुन के फूल और उसके माथे पर एक क्रॉस रख दिया है। हमने अभी लूसी को दफनाया नहीं था। उसकी बॉडी अभी कम से कम एक दिन और बाहर रहने वाली थी, ताकि आने जाने वाले लोग उसे एक आखिरी बार देख सकें। मैंने जब उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे बाद में पता चलेगा। उन्होंने मुझसे एक और बात कही। वो चाहते थे कि मैं अगले दिन सर्जरी करने का सारा सामान अपनी क्लिनिक से ले आऊं। वो कह रहे थे कि उन्हें एक पोस्टमार्टम करना है। मैंने उनसे पूछा कि किसका और क्यों। इस पर उनका जवाब था कि मुझे लूसी का सर उसके शरीर से अलग करना होगा और उसका दिल बाहर निकालना होगा। मुझ पर तो जैसे किसी ने बिजली गिरा दी थी। मैं आगे कुछ कहता इससे पहले ही वो बोले कि अभी लूसी का कॉफिन दफनाया नहीं गया है और हमारे पास कल की रात है। कल हम दोनों चुपचाप रात में वहां जाएंगे और अपना काम खत्म करके कॉफिन को वापस बंद कर देंगे। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि ये सब करने की आखिर जरूरत ही क्या है। वो बेचारी लड़की मर चुकी है और हमने आखिरी दिन तक उसकी बराबर निगरानी की है। फिर ये सब, इस तरह की हैवानियत से हमें क्या हासिल होगा? प्रोफेसर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, जॉन, तुम एक अनुभवी डॉक्टर हो, पर साइंस के अलावा और भी बहुत से फिनोमेना हैं जो तुम्हें नहीं पता। और वैसे भी जॉन, तुमने क्या सोचकर मुझे यहां बुलाया था? क्या तुम्हें अपनी अनुभव पर भरोसा नहीं? मैं एक मामूली इंसान हूं और गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे जो महसूस हो रहा है और जितना मुझे अनुभव है, मुझे ये करके तो देखना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने आर्थर को लूसी को किस करने से मना किया था जबकि वो मर रही थी? और लूसी ने उसके बाद मुझे इसके लिए धन्यवाद भी किया था। क्या तुमने सोचा है उसने ऐसा क्यों किया था? तुमने इतने सालों तक मुझ पर भरोसा किया है और आज भी उसे टूटने मत देना। कुछ देर सोचने के बाद प्रोफेसर ने कहा, जॉन, हमारे सामने अभी और भी बुरे दिन आने वाले हैं और हमें एक दूसरे पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करना होगा। आने वाला वक्त हमारी कड़ी परीक्षा लेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अगली सुबह प्रोफेसर ने मुझे जगाया और कहा कि तुम्हें वो सर्जरी का सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि अब शायद हमें वो पोस्टमार्टम नहीं करना होगा क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। प्रोफेसर ने आगे कहा, वो क्रॉस जो मैंने लूसी के माथे पर रखा था वो चोरी हो गया था, पर मैंने कहा कि ये तो आपके गले में है। इस पर वैन हेल्सिंग ने कहा, क्योंकि यह क्रॉस मैंने उस जलील औरत से वापस ले लिया है। ये लूसी की मेड थी जिसकी नियत इस सोने के क्रॉस पर फिसल गई और इसने इसे चुरा लिया। इसकी सजा भगवान उसे जरूर देगा। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां आर्थर, जिसके पिता की मौत के बाद उसे लॉर्ड गोडलमिंग का टाइटल दिया गया था, वो भी आ गया। वहां का माहौल बहुत ही दुख भरा हो गया था। वहां मौजूद सारे लोगों में एक भी औरत नहीं थी और हम सारे ही मर्द किसी तरह अपने आंसू रोक कर रखे हुए थे। मैं आर्थर को देख रहा था। उसका पूरा शरीर दुख से कांप रहा था। ये सारे ही लोग लूसी से बहुत प्यार करते थे और उसके जाने से बहुत दुखी थे।